हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने गवर्नेंस के 4th एपिसोड में फिर हाजिर हूँ। आज कल की क्लास में मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था और उसमें हम बजट के प्रोसेस, बजट की प्रक्रिया को समझ रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि पहले बजट बनता कैसे है। तो बजट बनता कैसे है, फॉर्मुलेशन ऑफ बजट जो है हम सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि बजट को पार्लियामेंट में पास कैसे किया जाता है। तो बजट जनरली जब पार्लियामेंट में पास होता है तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, मतलब उसके कुछ चरण होते हैं। वो इस प्रकार है, पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर आपको समझाता हूं। पहला, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट का प्रस्तुतिकरण, मतलब बजट को पहले संसद में पेश किया जाता है। कैसे, बात करूंगा अभी आपसे, ठीक है। सेकंड है डिस्कशन ऑन बजट, बजट पर चर्चा, अर्थात पार्लियामेंट में बजट पर डिस्कशन होता है। कैसे होता है वो भी बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट, वोटिंग ऑन डिमांड, मांगों पर मतदान, अर्थात जो सरकार मांग करती है उस पर वोटिंग होती है। कैसे होती है वो मैं बात करता हूं अभी आपसे, ठीक है। फिर एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक, मतलब ये क्या है, इस पर भी अभी थोड़ी देर में करते हैं डिस्कस। और नेक्स्ट, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, ठीक है। साथ ही इस डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूं ताकि जब आप एक बार उतारेंगे डायग्राम, कॉपी करेंगे तो उसी हिसाब से कीजिएगा। वोट ऑन अकाउंट, हिंदी में कहते हैं लेखा अनुदान, क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। और यहां पर कट मोशन, कटौती प्रस्ताव, और साथ ही यहीं पर एक टर्म है गिलोटिन, हिंदी में भी कहते हैं इसको गिलोटिन। अब आप लोग जब कॉपी करें इस डायग्राम को तो सेम टू सेम बना लीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा है क्या ये, है ना। अब मैं इसको समझा देता हूं एक एक करके। दोस्तों, कल हमने देखा था कि बजट सरकार बना चुकी है, राष्ट्रपति ने बजट को परमिशन दे दी है कि हाँ इसे अब पार्लियामेंट में ले जाओ। अब होता क्या है, संसद के 2 सदन हैं, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का संविधान बजट के लिए सबसे ज्यादा पावर जो देता है वो लोकसभा को देता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा पब्लिक से बनती है और लोकसभा को इंग्लिश में बोलते भी हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, जबकि राज्यसभा, चूंकि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल या लोक मीन्स पब्लिक, ये पीपल से मिलकर बनती है, और राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट, इसका मतलब ये राज्यों से मिलकर बनती है। तो जो बजट है वो पैसे से रिलेटेड है, और जो पैसे हैं वो जनता टैक्स के माध्यम से देती है। इसीलिए चूंकि पैसा जो है वो जनता के द्वारा दिया गया है, इसलिए सारी पावर जनता के सदन की है, और जनता का सदन लोकसभा है, न कि राज्यसभा। इसलिए बजट पर सारी पावर जो है वो लोकसभा के पास है, मैक्सिमम। राज्यसभा के पास केवल कुछ ही पावर है, और वो क्या है वो ये बता देता हूं कि राज्यसभा केवल बजट के इस चरण तक सीमित है। मतलब राज्यसभा का रोल केवल इन दोनों तक है बस, कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट राज्यसभा में होगा और लोकसभा में भी होगा, डिस्कशन ऑन बजट राज्यसभा में भी होगा, लोकसभा में भी होगा। जबकि ये 5 स्टेप जो लिखे हुए हैं, ये 5 स्टेप लोकसभा में फॉलो किए जाते हैं। क्लियर है? तो आप लोग समझ लीजिएगा, ये 2 जो होंगे वो केवल राज्यसभा में, बाकी ये 5 लोकसभा में फॉलो होंगे। कैसे होंगे मैं बात करता हूं आपसे। अब इसको मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट का प्रस्तुतिकरण। अब दोस्तों थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, समझिएगा। एक्चुअली क्या है, इंडिया में बजट की स्टार्टिंग 1860 में हुई थी। भारत में पहली बार 1857 की क्रांति के बाद 1860 में बजट लॉन्च किया गया। तब से लेकर बजट केवल एक ही था, उसी बजट को जनरल बजट या आम बजट कहते थे, ठीक है। लेकिन एक ही बजट होता था, जनरल बजट। लेकिन 1921 में सरकार ने एक कमेटी बनाई, एकवर्थ कमेटी, एकवर्थ समिति,
ठीक है। और इस एकवर्त समिति से ये पूछा गया कि बजट का क्या करना चाहिए, तो इसने कहा बजट दो कर दो, दो। एक जनरल बजट होगा जो सिर्फ और सिर्फ सरकार जनता की सारी मांगों से रिलेटेड होगा, और एक रेल बजट होना चाहिए जिसमें सिर्फ रेलवे का खर्चा और रेलवे की आमदनी शामिल होगी। अतः इस एकवर्त समिति की सिफारिश पर पहली बार रेल बजट 1924 में अलग से प्रस्तुत किया गया है। 1924 में, दोबारा सुन लीजिए, 21 में कमेटी बनी, 24 में अलग कर दिया है बजट। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, फिर बता देते हैं अब आप। और अब क्या है, पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ताकि आप में से किसी को भी दिक्कत ना हो, है ना। अब क्या है, 1924 से लेकर बजट पार्लियामेंट में ऐसे आता था। हमेशा बजट आता था फरवरी के लास्ट डेज में, आखिरी दिनों में, फरवरी के आखिरी दिनों में आता था। कैसे? अब फरवरी कितने तारीख कितने की होती है, या तो फरवरी 28 की होगी या 29 की होगी। और बजट से पहले दो चीजें आती थी, टोटल मिला के 3 आती थी। क्या क्या? पहला, सबसे पहले आता था रेल बजट। अब मान लेते हैं रेल बजट पहले आएगा, सबसे पहले दिन, मतलब मैं बात कर रहा हूं 1924 से लेकर क्रमशः। पहले आता था रेल बजट, फिर आता था इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? रेल बजट तो समझ गए होंगे, रेलवे की खर्चे और आमदनी से रिलेटेड। इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर है, जो मतलब पिछला वर्ष निकल गया है, उसका रियल डाटा कि सरकार ने वास्तव में कितना प्राप्त किया और वास्तव में कितना खर्च हुआ, इसका डाटा रियल बताना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आता था जनरल बजट, आम बजट। ठीक है, अब ये आते कब थे? अगर फरवरी 28 की है तो जनरल बजट आएगा 28 को, और इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को, और रेल बजट एक दिन पहले यानी 26 फरवरी को। अगर फरवरी 29 की है तो जनरल बजट 29 को, ये 28 को और ये 27 को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सीक्वेंस, पहले यही था। और कितने बजे आता था? तो ये आता था 5:30 बजे शाम को, हमेशा यही प्रोसेस था। समझ में आ रहा होगा, 5:30 बजे शाम को आता था। अब 5:30 बजे क्यों आता था? तो उसके पीछे एक कारण था। एक्चुअली हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्रिटेन के गुलाम थे। तो ब्रिटेन ने जब हमको गुलाम बनाया 1857 में, महारानी का शासन जब स्टार्ट हुआ, और 1860 में जब हमारे यहाँ बजट हुआ, तो ब्रिटेन चाहता था कि जब हमारी संसद में, मतलब ब्रिटेन की संसद में अर्थात लंदन में जब बजट रखा जाए, उसी सेम टाइम पर भारत में रखा जाए। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बजट रखा जाता था बिल्कुल करेक्ट दिन के 12 बजे। और अब आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी तो पता ही होगा, या फिर मैं बताऊं। जब ब्रिटेन में 12 बज रहे थे तो उस टाइम पर भारत का टाइम ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे है। तो जब ब्रिटेन में 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30 बज रहे थे। तो ब्रिटेन चाहता था जब हमारे यहाँ बजट रखा जाए अर्थात 12 बजे, तभी भारत में रखा जाए, और उस वक्त भारत में हो रहे थे 5:30। अतः भारत में यह परंपरा पड़ गई कि 5:30 बजे ही बजट आएगा, और क्रम क्या होगा, ये होगा। यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन 1998 और 1999 में जब वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यशवंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने बजट को 5:30 बजे की जगह 11 बजे सुबह ही पेश कर दिया, सुबह के 11 बजे ही पेश कर दिया। ठीक है, और ये वाली परंपरा 1998-99 में पहली बार टूट गई। अर्थात 1998 से लेकर 1999 तक, 1999 से लेकर बजट का अब कोई टाइम नहीं है। अब सुबह ही आ जाता है, दोपहर में भी आता है, अपनी सुविधा अनुसार गवर्नमेंट लेके आती है इसको। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, ये डेट वगैरह जो थी बिल्कुल जेन्युइन थी, इसमें कोई डाउट नहीं था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट पार्ट 1 जब गवर्नमेंट आई, तो मोदी जी ने जब इससे पहले जब अरुण जेटली साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये डेट जो थी वो चेंज करवा दी, और बजट जो था वो फरवरी के स्टार्टिंग में आने लग गया। मतलब फरवरी के स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4, 5 तारीखों में ही आने लग गया। अर्थात अब ये डेट भी बिल्कुल फिक्स नहीं है,
दूसरा पॉइंट अभी हाल ही में 1-2-3 साल पहले सरकार ने इन दोनों बजटों को, इसको और इसको मिलाकर एक ही बजट कर दिया है। अर्थात अब सिर्फ और सिर्फ जनरल बजट आता है, रेल बजट अब नहीं आता, क्योंकि रेल बजट जनरल बजट में ही शामिल हो चुका है। अर्थात अब भारत में सिर्फ एक बजट है, जनरल बजट, उसी के अंदर रेल बजट इंक्लूड है। और अब बजट का टाइम ये फिक्स नहीं रहा, बजट की डेट भी फिक्स नहीं रही, फरवरी के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। क्लियर है यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ये तो कॉन्सेप्ट है इसका। अभी इसी में एक टर्म और है, एक शब्द और है, वो शब्द को यहीं क्लियर करके चलता हूं। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा गंभीर होकर देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल टर्म आएंगे, कुछ तकनीकी शब्दावलियां आएंगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। मैं एक एक चीज को क्लियर करके चलूंगा बारीकी से। यहीं पर एक टर्म आता है अंतरिम बजट, इंटरिम बजट कहते हैं इंग्लिश में। ये बजट क्या होता है इसको समझ लें। अभी जैसे ये 2019 में भी आया था, 2014 में भी आया था। एक्चुअली है क्या, भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो पहले तो ये बात समझ लें कि हर देश का वित्तीय वर्ष अलग अलग हो सकता है, हर देश का अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से लेकर 31 जून तक है, 30 जून तक है। ऐसे ही फ्रांस का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक है। और इंडिया का, ग्रेट इंडिया का, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का, जापान का फाइनेंशियल ईयर यही है। ये तीनों देशों का यही है। तो मैं भारत की बात कर रहा हूं, तो भारत में ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब होता क्या है, मान का चलो कि बजट फरवरी के महीने में आएगा, मार्च तक पास हो जाएगा, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक खर्चे होंगे। पिछली बार क्या हुआ, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, और लोकसभा के चुनाव हो रहे थे मार्च अप्रैल के महीने में। और ऐसे में दो बातें हो सकती हैं, या तो यही सरकार लौट के आ जाए या कोई दूसरी सरकार लौट के आए, मतलब दूसरी सरकार आ जाए। अगर यही सरकार आ गई तो कोई बात ही नहीं है। एक ये भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाए। तो मान लो अगर मोदी गवर्नमेंट की जगह कोई दूसरी सरकार आती, और मोदी गवर्नमेंट पहले 1 अप्रैल, देखना 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के लिए बजट बना ली थी, और ऐसे में मई में सरकार बदल जाती, मान लेता हूं दूसरी पार्टी बी की सरकार आती, तो क्या बी पार्टी मोदी गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए बजट के प्लान चालू रखती? क्या उन प्लानों को कंटिन्यू करती? नहीं ना, वो अपने हिसाब से बजट बनाती। तो इसीलिए ऐसे में जो पिछली सरकार होती है वो 2, 3 या 4 महीने का एक टेम्परेरी बजट लाती है, काम चलाऊ। जैसे वो अप्रैल से लेके मार्च मई तक का बजट लाएंगे, 3 महीने का काम चलाऊ। ये जो काम चलाऊ बजट 2, 3, 4 महीने के लिए टेम्परेरी लाया जाता है, इसी को अंतरिम बजट या इंटरिम बजट कहा जाता है। और बाद में जब सरकार आ जाती है, जैसे मोदी गवर्नमेंट दोबारा मई में आ गई, तो जून जुलाई में वो अपना नया बजट लाके फिर आगे 9 महीने का बजट ले आएगी। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा यहाँ पर आपको, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। अब क्या है, अब बजट आएगा पार्लियामेंट में। कब आएगा? तो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस होगा और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, बजट जनरली दोनों सदनों में एक ही साथ इंट्रोड्यूस होता है। इस सदन में तो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर लेके जाता है, और इस सदन में कोई भी दूसरा मंत्री ले जा सकता है, या यह भी हो सकता है कि पहले प्रधानमंत्री कहे कि आप इसमें पहले ले चलो, फिर 2 घंटे बाद इसमें प्रस्तुत कर देना। एक विकल्प ये भी है। एक विकल्प ये है कि एफएम फाइनेंस मिनिस्टर इसमें जाके बजट ले जाए, और किसी दूसरे मिनिस्टर को, हो सकता है कोई भी राज्य मंत्री भी हो सकता है, वो राज्य मंत्री भी हो सकता है, या कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकता है, प्रधानमंत्री कह दे कि आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दो। दोनों विकल्प है। तो ऐसे में बजट जाकर यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, प्रस्तुत हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट का प्रस्तुतिकरण। उम्मीद करता हूं इस बजट के संसद में पारित होने का पहला चरण समझ में आ गया होगा। अब बात आती है डिस्कशन ऑन बजट, बजट पर चर्चा। डिस्कशन ऑन बजट, बजट पर चर्चा। अब समझना, कुछ मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, समझा देता हूं। अब क्या है कि बजट को संसद में पेश कर दिया। अब लोकसभा स्पीकर
मान लेते हैं ओम बिरला साहब अब सरकार से कहेंगे, वित्त मंत्री से कहेंगे कि वित्त मंत्री जी आप बजट की एक एक कॉपी मीडिया चैनलों को दे दो, अखबार वालों को दे दो, एक राज्यसभा को दे दो, एक लोकसभा को दे दो, और कल के अखबार में बजट को छप जाने दो। अब अगले दिन क्या होगा, बजट पार्लियामेंट में तो आ चुका है, अब अगले दिन पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस होगा। पब्लिक के सामने मतलब अखबारों में, चैनलों पर, अन्य माध्यमों से पब्लिक के सामने आ जाएगा। और अब लोकसभा स्पीकर अब कहेगा पब्लिक से कि हम आपको 3-4 दिन के लिए, अब लोकसभा और राज्यसभा बंद रहेगी, 3-4 दिन के लिए पब्लिक इस पर विचार विमर्श कर ले, कि देख ले कि बजट अच्छा है, गलत है, कुछ कमियां तो नहीं है बजट में, और पब्लिक इस पर विचार विमर्श करेगी। और पब्लिक को अगर कोई सलाह देनी हो तो वो लोकसभा की ईमेल आईडी, राज्यसभा की ईमेल आईडी, वित्त मंत्रालय की ईमेल आईडी, बहुत सारे विकल्प हैं, वहां पर अब सरकार को एडवाइस कर सकती है। लेकिन भारत की जनता है, भारत की जनता को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि बजट में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। भारत की जनता तो सिर्फ अपने काम का देखती है कि एसी सस्ता हुआ, बीड़ी सिगरेट सस्ती हुई कि नहीं हुई, बस इतना देखती है। उसके देश से उसे सामान्यतः कोई लेना देना होता नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि सामान्यतः यहाँ स्वार्थी लोग अत्यधिक मात्रा में हैं, इसलिए वो सरकार के फायदे और नुकसान की बात की तुलना में, देश के फायदे और नुकसान की तुलना के माध्यम से वो अपनी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए कोई ज्यादातर सलाह देता नहीं है, 2-4-5 लोग देते हैं बस। अब उसके बाद 3-4 दिन बाद सदन खुलता है और सदन में डिस्कशन होगा, विचार विमर्श होगा। इसमें क्या होगा, हर सांसद के पास एक एक कॉपी है बजट की। अगर कोई सांसद क्वेश्चन पूछना चाहेगा कि इसमें, मान लो किसी ने पूछा, मान लेते हैं राहुल गांधी जी ने ही पूछा कि मुझे ये बता दीजिए कि जो वित्त मंत्रालय या जो रक्षा मंत्रालय में बीएसएफ के लिए या मान ले आर्मी के लिए या पर्टिकुलर इसके लिए 5 लाख रुपए मांगे गए हैं, तो वो क्यों मांगे गए हैं। ऐसे में कोई भी सांसद प्रश्न पूछेगा और मंत्री को उत्तर देना होगा। यहां ध्यान रखिएगा, कोई भी सांसद का मतलब है कोई भी पूछ सकता है, सरकार की पार्टी का भी पूछ सकता है और विपक्ष की पार्टी का भी पूछ सकता है, लेकिन अधिकांशतः विपक्ष ही पूछता है, सरकार के बंदे प्रश्न नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते, क्योंकि यार सरकार का ही सांसद है, वही प्रश्न पूछेगा तो निश्चित रूप से ये गड़बड़ तो होगी, इसीलिए सरकार के प्रश्न ज्यादातर नहीं पूछते, विपक्ष ही पूछता है। और इस तरीके से 2-3-4-5 दिन तक डिस्कशन चलता रहेगा। और डिस्कशन हो गया, पहला प्रेजेंटेशन हो चुका है, डिस्कशन हो गया। अब अगला जो स्टार्ट होगा, यहां से मेन स्टार्ट होगा, वोटिंग होगी, बजट पर मतदान होगा। अब समझना, जब वोटिंग होगी तो एक बात अच्छी तरह समझ लें, थोड़ी सी समझना या टेढ़ी है। बजट के प्रेजेंट करने की तारीख, पहले बोल के चल रहा हूं, ध्यान देना गड़बड़ हो जाएगी। बजट के प्रेजेंट करने की तारीख और एंड वाला स्टेप जो भी है, एंड वाला स्टेप कौन सा है वो बाद में बात करूंगा। उस स्टेप, इन दोनों के बीच, पहले और लास्ट स्टेप के बीच मैक्सिमम 75 दिन होने चाहिए, अधिकतम 75 दिन, मतलब 75 दिन में बजट पास हो जाना चाहिए, 76वां नहीं लगेगा। नियम कहते हैं अगर 76वां लग गया तो बजट का पूरा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अब मान लेता हूं फरवरी में बजट आया, सोचना, दिमाग लगाना, फरवरी में बजट आया, फरवरी और मार्च 60 दिन तो यही हो गए, लगभग 58-60 मान लेते, 60 दिन हो गए। और 75 दिन का मतलब है अप्रैल का भी 15-20 दिन लगने वाले हैं, और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि संसद में अगर डिस्कशन छिड़ गया तो मामला अटक जाएगा। और अभी मान लो अब तो ये अप्रैल मार्च का महीना चल रहा है, अब ऐसे में कोरोना क्राइसिस वाला मैटर आ गया, तो इसमें तो और ज्यादा कहानी अटक रही है, क्योंकि इसमें बजट जो है वो कभी पास हो पाया या नहीं पास हो पाया। तो ऐसे में होता क्या है, जब डिस्कशन हो जाता है और वोटिंग शुरू होने वाली होती है, उसके बीच में वित्त मंत्री संसद में एक बात बोलेगा, फाइनेंस मिनिस्टर संसद में एक बात बोलेगा। वो कहेगा, लोकसभा स्पीकर को एड्रेस करके, संबोधित करके कहेगा कि सर अभी चूंकि बजट को कंप्लीटली पास होने में बहुत दिन का टाइम है और सरकार को 1 अप्रैल से खर्चे के लिए पैसे चाहिए, और मान लेते हैं संसद बजट को कम से कम 20-25 अप्रैल तक पास करती है, तो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर यहीं से स्टार्ट होगा, तो पैसे तो यहीं से चाहिए सरकार को, और जब तक पैसे मिलेंगे नहीं तब तक खर्चा चलेगा नहीं, और बजट जब तक पास होगा नहीं तब तक सरकार पैसे नहीं निकाल सकती। तो वित्त मंत्री कहेगा कि सर बजट पास होने में 20 से 25 अप्रैल लग जाएंगे, और अगर 20 से 25 अप्रैल लग गया तो सरकार के पास 25 दिन का खर्च कहां से चलाएगी सरकार।
तो लोकसभा स्पीकर कहेगा तो आप चाहते क्या हैं? सर हम चाहते ये हैं कि आप हमें 1 अप्रैल से कुछ अगले दिन 2 महीने, मान लेते हैं 2 महीने 3 महीने का सर हमें आप एडवांस दे दो खर्चा के लिए पैसा, ताकि अगर बजट पास होने में डिले हो गया, देरी हो गई, तो हम कम से कम सरकार आराम से चला तो लेंगे। और जब आपका पूरा बजट फाइनली पास हो जाए तो उसमें से जो तुमने एडवांस दिया है वो अपना काट लेना। मान लो 100 रुपए का बजट है तो सर हमें 1/3 पैसा मान लो, या हमें 25% पैसा मान लो। मान लो 100 में से 25 रुपए हमें एडवांस दे दो, हम सरकार चलाएं अपनी, और बाकी जब बजट पास हो जाए तो 25 रुपए काट लेना, बाकी 75 रुपए हमें दे देना। ये जो एडवांस मिलता है ना, इसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, हिंदी में लेखानुदान। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। अब स्टार्ट होगी, लेखानुदान मिल गया, सरकार अब चलने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट होगा क्या? मांगों पर मतदान, वोटिंग ऑन डिमांड। अच्छा, अब जब वोटिंग स्टार्ट होगी, वोटिंग ऑन डिमांड का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए ऐसे समझना भैया, सरकार की बहुत सारी मांगे होती हैं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ठीक है, सरकार की बहुत सारी मांगे होती हैं, और 1 मिनट और, मांग पास होने के लिए केवल 26 दिन का टाइम होता है। 26 दिन में सरकार की जितनी भी मांगे, मान लो इतनी मांगे हैं, सब पास हो जानी चाहिए, एक भी मांग रहनी नहीं चाहिए। अगर मान लो इतनी पास हो गई, इतनी और इतनी रह गई, तो इतने पैसे सरकार को नहीं मिलेंगे खर्चे के लिए। जितनी पास हो जाएंगी उतनी ही मानी जाएंगी। पास होने का मतलब है जनता ने मान ली, हाँ कि इतना पैसा दे दो, ठीक है। अब संसद में मांग रखी जाएंगी एक एक करके। एक एक करके कैसे? तो वित्त मंत्री रखेगा एक एक करके। मान लो पहले रखी उसने गृह मंत्रालय की मांग, ये रही गृह मंत्रालय की रखी, भाई इसे पास करो। तो लोकसभा स्पीकर आप लोगों से कहेगा, सांसदों से कहेगा, भैया इस पर वोट डालो, वोट। अगर ज्यादा वोट पड़ गए तो पास हो जाएगी, अगर कम वोट पड़े फेवर में तो ये पास नहीं होगी। तो चूंकि सरकार की मेजॉरिटी होती है, और ध्यान रखना ये मांगों पर मतदान केवल और केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में ये मतदान नहीं होता। मैं पहले ही कह चुका हूं, डिस्कशन तक सभा का खेल है बस, इसका अब नहीं है। अब लोकसभा में पहली मांग रखी, चूंकि अब मान लो वर्तमान में आज की डेट में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, या बीजेपी की गवर्नमेंट है, मान लेते हैं, तो बीजेपी के निश्चित रूप से सांसद ज्यादा हैं, तो ओम बिरला साहब कहेंगे अच्छा भैया इसको वोट करो, तो निश्चित रूप से सरकार ही, मतलब नरेंद्र मोदी की पार्टी भी बजट लेके आई है, तो निश्चित रूप से इसमें उनके सांसद भी ज्यादा हैं, तो ये मांग पास हो जाएगी। अब लेकिन क्या है, संसद तो संसद है, संसद में कभी कभी हंगामा भी हो जाता है। तो मान लो एक पहली मांग रखी, 1 दिन में पास हो गई, दूसरी मांग रखी, ये रही, और फिर ओम बिरला साहब ने कहा कि भैया इसको पास करो, तो सांसदों ने वोट डाले और ये भी पास हो गई, ठीक है। ऐसे कर करके टोटल 26 दिन में सब करानी है। मान लेते हैं इसी बीच विकल्प है विपक्ष के पास एक, मान लेते हैं एक एग्जांपल रखता हूं कि ये वाली मांग है, ये वाली एक मांग है, ठीक है। ये इस मांग के अंदर, इस मांग में मांग मान लेते हैं ये रक्षा मंत्रालय की है, डिफेंस मिनिस्ट्री की है। मांग में माने गए हैं 5,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। विपक्ष के पास 3 रास्ते हैं। विपक्ष कह सकता है कि भाई ये 5,000 करोड़ सरकार ज्यादा मांग रही है, ये जनता पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा, इतना पैसा खर्च मत करो, इस पैसे को कम करो। तो लोकसभा स्पीकर कहेगा भाई ऐसे कम नहीं होता, अगर आपको कम कराना है तो बाकायदा नियम से कटौती प्रस्ताव लाओ, कट कराने के लिए कटौती प्रस्ताव लाओ। तो इसमें कटिंग कराने के लिए विपक्ष कट मोशन ला सकता है, कटौती प्रस्ताव ला सकता है। अब कटौती प्रस्ताव जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला पॉलिसी कट मोशन, हिंदी में कहते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इसमें विपक्ष कहता है, ये मांग रखता हूं पहले, विपक्ष कहता है ये जो मांग है पूरी खराब है, सरकार को कुछ मत दो, बेकार है मांग, फाड़ के फेंक दो इसको, पूरी बेकार है। तो विपक्ष कहेगा कि इसमें 5,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं, कुछ नहीं देना, सरकार को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया दो, बस। नियम होता है विपक्ष का, 1 रुपया दो, अर्थात सिर्फ 1 रुपया देना है। मतलब विपक्ष कह रहा है पूरी मांग बेकार है, ये 1 रुपया दो सरकार को, बेकार है डिमांड नहीं। मतलब विपक्ष की पॉलिसी ही होती है सरकार की पूरी मांग को रिजेक्ट करना।
अब लोकसभा स्पीकर कहेगा ठीक है भैया, अगर आप चाहते हो, विपक्ष से कहेगा अगर आप चाहते हो 1 रुपया दिया जाए, पूरे 5,000 करोड़ नहीं देने हैं तो आप पास करा लो। अब विपक्ष इस प्रस्ताव को रखेगा पॉलिसी कट मोशन को। अगर अब ये विपक्ष ने पास करा लिया तो सरकार को 5,000 करोड़ की जगह 1 रुपया मिलेगा, और अगर पास नहीं करा पाया तो सरकार को पूरे 5,000 करोड़ मिलेंगे। लेकिन चूंकि विपक्ष की मेजॉरिटी है नहीं तो विपक्ष ये पास तो करा ही नहीं पाएगा। मान लो आज कांग्रेस लेके आई कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, तो क्या कांग्रेस पास करा पाएगी? नहीं, क्योंकि कांग्रेस के तो सांसद ही 40, 50, 70, 80 के आसपास बैठेंगे मैक्सिमम मिला के। समझ आ रहा है ना? तो ये वाला प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तब विपक्ष एक दूसरा प्रस्ताव लाएगा, उसे कहते हैं इकोनॉमी कट मोशन, हिंदी में कहते हैं मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव। इसमें विपक्ष कहता है कि 5,000 करोड़ रुपए तो ज्यादा है, सरकार को 50% अमाउंट दे दो। ऐसा करो 2,500 करोड़ दे दो, या 2,000 करोड़ दे दो, या 3,000 करोड़ दे दो। मतलब इसमें विपक्ष इकोनॉमी या मितव्ययिता का मतलब क्या है? कम खर्चीला, कम खर्चीला, मतलब कम खर्च करने की बात करेगा। तो ओम बिरला साहब फिर कहेंगे, स्पीकर साहब फिर कहेंगे कि ऐसा करो पास करा लो। अगर तुमने पास करा लिया तो 2,500 करोड़ देंगे, 5,000 करोड़ नहीं देंगे। लेकिन ये भी पास नहीं हो पाएगा। तो जब दो नहीं पास हो पाएंगे तो विपक्ष के बाद तीसरा विकल्प ही है, वो उसे कहते हैं टोकन कट मोशन, हिंदी में कहते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसमें विपक्ष कहता है कि अच्छा ठीक है 5,000 करोड़ रुपया पूरा दे दो, इसमें आपको हंसी भी आ सकती है, पूरा दे दो, लेकिन एक काम करो 100 रुपए काट लो, 100 रुपए काट लो, मतलब सारा पैसा दे दो तुम, 4,999 जितना भी है, देख लो मैं तेरी बहुत कमजोर है, इसमें से 100 रुपए माइनस कर दो, बाकी पूरा पैसा सरकार को दे दो। तो लोकसभा स्पीकर कहेगा ठीक है भैया, आप 100 रुपए काटना चाहते हो तो चलो 100 रुपए के लिए वोटिंग करा लो। अगर आपने वोटिंग आप करा के पास हो गए तो 100 रुपए काट लेंगे, बाकी पैसे दे देंगे सरकार को। लेकिन चूंकि विपक्ष की इसमें भी मेजॉरिटी नहीं होगी तो यहां ये भी खत्म हो जाएगा। अर्थात विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाएगी 3 तरीके के, या ला सकती है, जरूरी नहीं है कि लाए भी, ला सकती है और नहीं भी ला सकती। और अगर विपक्ष पास करा लेगी तो पैसा कट जाएगा, और नहीं पास कराएगी तो पैसा सरकार को मिल जाएगा। यहां 2-3 बातें हो सकती हैं। आप कह सकते हो अगर ये पास करा लिया तो पहली बात तो ये कि अगर विपक्ष ने पास करा लिया तो इस बात का यह संकेत होगा कि विपक्ष के पास मेजॉरिटी है, सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर विपक्ष ने, मान लो आज कांग्रेस ने इसको पास करा लिया तो इसका मतलब कांग्रेस के पास मेजॉरिटी है, बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो विपक्ष दूसरा प्रस्ताव लेके आएगा जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। इसका मतलब अगर विपक्ष ने इनमें से कोई भी पास करा दिया तो इसका मतलब सरकार गिर सकती है, गिरती नहीं है, सरकार गिर सकती है। दोबारा सुन लो, अगर इसमें से कोई भी विपक्ष ने पास करा दिया तो सरकार गिर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर इसमें से कोई भी पास करा दिया तो ये इस बात का सिंबल है कि सरकार गिर सकती है। क्यों? क्योंकि इसका पास कराने का मतलब है विपक्ष ये सोचेगा कि यार सरकार के पास मेजॉरिटी तो नहीं है, जब हमने ये पास करा लिया तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास करा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, और जैसे अविश्वास प्रस्ताव पास कराएंगे सरकार गिर जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक? लेकिन चूंकि सरकार के पास मेजॉरिटी होती है इसलिए इसमें से कोई पास नहीं हो जाता। अब आप कहोगे जब ये पास ही नहीं होता, आजादी से लेकर आज तक कभी पास नहीं हुआ, जब ये पास ही नहीं होता तो फिर इसको लाते क्यों है? इसे लाते इसलिए है कम से कम लोकतंत्र में ये पता चले कि विपक्ष के पास एक हथियार है। अगर इसको नहीं लाएंगे तो फिर सरकार मनमाना कर सकती है, मनमानी कर सकती है, सरकार ऑटोक्रेसी, तानाशाही ला सकती है। इसलिए विपक्ष के हाथों में हथियार होना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इनकी वैल्यू, इनका मूल्य होता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब मान लो, अब इसको मिटा देते हैं। अब क्या हुआ समझना, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। मान लेते हैं पहले दिन ये पास हुई, दूसरे दिन ये पास हुई, फिर 2-3 दिन सरकार में, संसद में बहस हो गई, संसद में तो बहस ही होती है और क्या होता है, फिर तीसरे दिन ये पास हुई, ऐसे करके 25 दिन में इतनी मांग पास हो गई, इतनी, और इतनी अभी रह गई हैं, इतनी सारी रह गई हैं। अब लोकसभा स्पीकर कहता है वित्त मंत्री से, मुझसे, कि भाई चलो अगली मांग रखो। तो वित्त मंत्री अगली रखने वाला था, तभी वित्त मंत्री ने देखा यार आज तो इतने दिन हो चुके हैं और आज इतनेवां दिन चल रहा है। अच्छा, तो वित्त मंत्री को लगा कि आज ये 26वां दिन है और ये सारी मांग पास होनी है। वित्त मंत्री दिमाग लगाएगा कि यार अगर एक एक करके रखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो वित्त मंत्री स्पीकर से कहेगा, लोकसभा स्पीकर से, कि सर एक प्रॉब्लम है। वो कहेंगे क्या? कि सर अगर एक एक करके मांगे रखी तो सर इनमें बहुत टाइम लगेगा,
और सर आज 26वां दिन है और मान लो इतनी मांगे हम पास नहीं करा पाए तो सर इतने पैसे सरकार को मिलेंगे नहीं, सरकार चलाने में दिक्कत हो सकती है। सर आप एक काम कर दो, हमें परमिशन दे दो, सर ये सारी की सारी मांग इकट्ठी रखना चाहते हैं हम, तो लोकसभा स्पीकर परमिशन दे देगा। अब सरकार के पास मेजॉरिटी है, सरकार इन सबको इकट्ठा पास कराएगी, इकट्ठी एक साथ। ये जो एक साथ पास तो करा लेगी सरकार, क्योंकि सरकार की मेजॉरिटी है। तो सरकार जो इकट्ठी पास कराती है ना एंड में बंडल पूरा, उसे कहते हैं गिलोटिन। गिलोटिन का मतलब होता है गला काटना। क्यों? क्योंकि गला काटना क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब एक एक करके रख रहे थे तो आपको पता चल रहा था इसमें 500 करोड़ मांगे, इसमें 600 करोड़ मांगे, इसमें 700 करोड़ मांगे, सरकार ने इकट्ठी बल्क में सब रख दी। आपको क्या पता चला क्या हुआ? क्यों? क्योंकि जनता के इतने पैसे का गला काट दिया। इसलिए विपक्ष चिल्लाता रहेगा कि ये गलत है, सब गलत है, ये सब अत्याचार हो रहा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सरकार की मजबूरी होती है, क्योंकि सरकार संसद में विपक्ष हंगामा कर देता है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे करके 26 दिनों में ये मांगें पास होती हैं। अब दो बातें रह गई, अब एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। अब ये दोनों क्या हैं उनको समझते हैं। अब समझना, एक प्रैक्टिकल करता हूं। मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है, मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है। तो पापा ने कहा ठीक है दिलवा देंगे, डन। ऐसे ही संसद ने कहा हमें 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, तो सॉरी सरकार ने कहा हमें 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, संसद ने कहा ठीक है डन, दे देंगे। इसे कहते हैं वोटिंग ऑन डिमांड। मैंने पापा से कहा पापा मोटरसाइकिल खरीदनी है, पापा ने कहा दिलवा दूंगा। ऐसे ही सरकार ने कहा हमें 5 लाख करोड़ चाहिए, संसद ने कहा ठीक है डन, दे देंगे। मतलब वोटिंग ऑन डिमांड का मतलब होता है डिमांड को मान लेना, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन क्या मेरे पापा से मैंने कहा मोटरसाइकिल चाहिए तो पापा ने कहा ठीक है दिलवा देंगे, लेकिन क्या पैसे दे दिए? नहीं। या तो पापा मुझे नगद दें या पापा मेरे को चेक काट के दें, कुछ भी दें, उसे कहते हैं पैसे मिल जाना। अब ऐसे ही सरकार की मांग स्वीकार हो गई, तो सरकार को अब पैसे चाहिए, तो सरकार पैसे निकालने के लिए खजाना, संचित निधि जहां से पैसे रखे होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, अर्थात संचित निधि से पैसे निकालने के लिए, संचित निधि कौन से अनुच्छेद में है भारत के संविधान के? 266, इसमें से पैसे निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए एक बिल लेके आती है, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। अर्थात विनियोग विधेयक यदि पास हो गया तो सरकार इसमें से पैसे निकाल सकती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान रखना, विनियोग विधेयक में घटाबढ़ी नहीं हो सकती। घटाबढ़ी इन द सेंस, मतलब विनियोग, सरकार ने डिमांड रखी थी 5 लाख करोड़ की, तो विनियोग विधेयक में भी 5 लाख करोड़ ही मांगे जाएंगे। ऐसा नहीं है सरकार बाद में विनियोग विधेयक में बोल दे 5,50,000 करोड़ दे दो, नहीं, चेंज नहीं होगा इसमें, बिल्कुल सेम पैसा मांगा जाएगा, ना कम होगा ना ज्यादा। मतलब मैंने पापा से परमिशन मांगी कि पापा बाइक चाहिए, अब मैं बोल रहा हूं पापा कार चाहिए, तो पापा का भी दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे ही परमिशन मांगी थी इतने करोड़ की संसद से, तो संसद ने परमिशन दी है, तो पैसा इतने का निकलेगा। मतलब विनियोग विधेयक उतने ही पैसे का आएगा जितने की परमिशन इसमें मिल चुकी है। अर्थात विनियोग विधेयक पर जैसे ही मोहर लगी, संसद ने पास कर दिया, अब इसका मतलब सरकार यहां से पैसे निकाल सकती है। लेकिन अब संचित निधि कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं कि उसमें से पैसे निकालते जाओ, नहीं, उसमें डालना भी पड़ता है। डालेंगे कैसे? तो संचित निधि में पैसे डालने के लिए जनता पर लगाए जाते हैं टैक्स, कर, और कर जनता पर लगाने के लिए सरकार एक बिल लेके आती है जिसे कहते हैं फाइनेंस बिल, मतलब वित्त विधेयक। अर्थात वित्त विधेयक पास हो गया तो सरकार जनता पर टैक्स लगाएगी। अब इसका मतलब ये 2 विधेयक हैं। मांगों पर मतदान का मतलब है स्वीकार कर लेना कि हाँ दे देंगे। विनियोग विधेयक का मतलब है ठीक है दे दिए, लो निकाल लो पैसे। और वित्त विधेयक का मतलब है अब सरकार को परमिशन मिल गई, जनता पे जीएसटी लगाए, इनकम टैक्स लगाए, वगैरह वगैरह टैक्स लगाए, और जो टैक्स लगाएगी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट इसमें डालते जाएंगे, सरकार यहां से निकालती जाएगी। और बाद में इन दोनों पर राष्ट्रपति साइन कर देगा। जैसे ही राष्ट्रपति साइन करेगा, बजट का पारित होना कंप्लीट हो जाएगा और संसद में बजट पास हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बजट पास होने की प्रक्रिया आपको समझ आ गई होगी। मैंने कल बजट बनाते कैसे हैं ये समझाया, आज बजट पार्लियामेंट में पास कैसे करते हैं ये समझाया। अब कल वाली क्लास में, मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में, आपको ये समझाऊंगा कि बजट लागू कैसे होगा, खाते कैसे बनते हैं और सीएजी खातों की जांच कैसे करेगा, साथ ही संसद भ्रष्टाचार को कैसे रोकेगी। अगर आपको बजट पारित होना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा
कि आपको सही समझ में आया या नहीं, और अगर सही समझ में आया होगा तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि सब्सक्राइब करें। अगर मैं सही से समझा नहीं पा रहा हूं या मैं आपको ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूं तो आप नेगेटिव कमेंट कीजिएगा, नो डाउट, और डिसलाइक भी कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे और तो लाइक करना, अच्छा ना लगे बाकी मिलते हैं कल।